हाय ऑल ऑफ़ यू। तो आज का ये वीडियो फिर से आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन है, जिसमें आप लोगों ने जो भी कमेंट क्वेश्चन डाला है आपके कमेंट बॉक्स में CBO से रिलेटेड 1 बाय 1 करके मैं देखता हूँ, और जो भी 4 to 5 कमेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं आंसर थ्रू वीडियो देने के लिए, उसका आंसर आप देख लें कि क्या हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा कमेंट था जो मुझे लगता है कि किसी इंडिविजुअल विशेष का तो ठीक है उसने लिखा, लेकिन ये इसका जो आंसर है ये तमाम CBOs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलें शुरुआत करते हैं आपके कमेंट से और देखते हैं कि कमेंट क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आपके शेख कुमार ने लिखा है, हेलो सर, आई हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ सर्विस इन PSB एंड गॉट सेलेक्टेड इन SBI CBO गोइंग टू ज्वाइन ऑन 20th of September। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, सर ड्यूरिंग माई DV मेडिकल आई हैव बीन आस्क्ड राइट to DM there about staff housing loan that are we eligible for IHL or HL, ठीक है, home loan after 6 months of probation confirmation. Then sir you told no, you will be eligible only after completion of 2 years of service in SBI, but sir we are eligible for auto loan and other facilities, but why not housing loan? Okay, as we already served PSB minimum 2 years and now joining SBI, so we can get this HL facility too after confirmation। देखिए शेख साहब, जो बैंक की सर्कुलर आती है उस सर्कुलर के हिसाब से, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम होता है। क्योंकि आप PSB के स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं तो आपको ये मालूम होगा। तो सिमिलरली SBI में भी ऐसा ही है, एक कन्फर्म्ड ऑफिसर जिसकी 2 साल की मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होगी, वही आपके IHL है ना, जो आपकी स्टाफ होम लोन है उसके लिए एलिजिबल है। तो ये मतलब नहीं है कि आप कितने साल किस बैंक में काम करके आ रहे हैं। मतलब ये है कि SBI की सर्कुलर कहती है कि आफ्टर 2 years completion ऑफ सर्विस स्टाफ इज़ एलिजिबल टू अवेल हाउसिंग लोन। तो इसे मानना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इफ़ और बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड द रूल जाके कोई काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है कि सर्कुलर अगर ऐसा है तो काम भी वैसा ही होगा। फॉर अदर फैसिलिटीज़ यू आर एलिजिबल आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ 6 months, बट फॉर होम लोन जिसकी क्वांटम फ्रॉम स्केल 1 to 3 के लिए 1.2 CR है ना। अगर आप स्केल 1 हैं, स्केल 2 हैं, अप टू स्केल 3 हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो 1,20,00,000 रुपये की है। तो यहाँ पे 2 साल की सर्विस चाहिए। तो आई होप कि आपके पास अभी इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है तो है। चले नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे कमेंट के साथ। दूसरा कमेंट आया है कि सर आई हैव PPF अकाउंट विथ PNB, शुड आई कैन ट्रांसफ़र माई PPF अकाउंट फ्रॉम PNB टू SBI और SBI कैन ट्रांसफ़र द अमाउंट इन PNB PPF अकाउंट, थैंक यू। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऐसा लिखा है कि सर मेरा PPF अकाउंट आपके पंजाब नेशनल बैंक में है, आफ्टर CBO जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करूंगा तो क्या मैं अपने इस PPF अकाउंट को SBI में ट्रांसफ़र कर सकता हूं? तो इसका आंसर आप जानें कि आंसर इज़ येस। जितने भी आप ऑफिसर स्टाफ आप दूसरे बैंक में काम कर रहे हैं, आपने इंडिविजुअल अगर PPF अकाउंट खोला है तो दिस PPF अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू SBI ऑल्सो। प्रोसेस क्या है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपके वो जो एग्जिस्टिंग PPF अकाउंट है वो क्लोज होगी, और क्लोज होने के बाद वो सर्टेन डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक जो भी आपकी बैंक इशू करती है, डिमांड ड्राफ्ट, वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाएगा अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से। अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, अकाउंट क्लोज होगा, और क्लोज होने के बाद आपकी PNB या फिर आपकी एग्जिस्टिंग बैंक आपके उस बैंक या जो भी आपने ब्रांच बताया है उस ब्रांच को आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भेज देगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि PPF कैन नॉट बी प्रीमेच्योर क्लोज है ना बिफोर प्रायर 15 years। तो इस कारण से ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। कहने के लिए हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, बट आज के डेट में जो प्रोसेस है वो एक बैंक से क्लोज होता है और सेकेंड बैंक में जो अदर बैंक में वो जाके बैक डेटेड वो PPF अकाउंट ओपन होता है ना। तो आप भली भांति आप अपने PPF अकाउंट को क्लोज करके SBI में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैकडेटेड अकाउंट ओपन होगा, जितने भी पैसे आपने वहाँ पर जमा किए हैं सेम आपका जो कॉर्पस होगा वो यहाँ पे आपकी इनिशियल अमाउंट होगी,
है ना, चूँकि आपके पीपीएफ अकाउंट में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं विद इन ईयर वन फाइनेंशियल ईयर वो 1.5 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे चूँकि क्लोजर और ओपनिंग है, यहाँ इस कारण से यहाँ पे आपके उस पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, 5 लाख हो, 2 लाख हो, तो वही आपकी इनिशियल बैलेंस होगी। देन आफ्टर द रूल विल बी एल यूजुअल एज अदर पीपीएफ अकाउंट। क्लियर? तो आपको मैंने बता दिया कि आप पीपीएफ क्लोज कर सकते हैं और एसबीआई में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये तमाम जितने भी सीबीओज हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, चंदन कुमार ने लिखा है, हेलो सर, योर वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूज टू योर वीडियो। आई वॉन्ट टू नो हाउ टू क्लेम फर्नीचर अलाउंस जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग CBI एज CBO। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक पार्ट था, इसमें इस विशेष टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि चूँकि कमेंट आया है तो मैं आने वाले दिनों में आपको एक फर्नीचर से रिलेटेड एक क्लियर वीडियो आपको बना दूँ। लेकिन आपने अगर लिखा है कि सर वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू, तो थैंक्स अ लॉट। आप वीडियो देखते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ नई नॉलेज हमें मिलता है। तो देखिए, एक चूँकि आप SBI में आ रहे हैं, जो CBO आ रहे हैं, तो हर एक के मन में, न सिर्फ CBO, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी ऑफिसर हो, अगर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है या इनिशियल ज्वाइन कर रहा है तो उसके मन में एक सवाल शंका रहता है ना, कि कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिल सकता है। तो ये अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, चूँकि मैं बता रहा हूँ, बहुत क्लियर तरीके से बताता हूँ, तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, है ना। कमेंट डालते रहें, मोटिवेट करें, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो अगर मैं 9:30 को भी अपने ऑफिस से आया तो आपके लिए अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इनपुट है तो आपको बता दूं। उसके बाद आपने लिखा है सर क्लेम फर्नीचर। तो आप जानें कि जो फर्नीचर अलाउंस है जिसकी शुरुआत 1,80,000 से JMJS 1 और CBO को होगी, वो आप प्रोबेशन पीरियड में भी अवेल कर सकते हैं। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपके पास जो फर्नीचर अलाउंस का एडवांस का एक फॉर्म आता है उसको ले लें, एडवांस के लिए अप्लाई करें, है ना। तो 1.5 लाख आपको एडवांस अगर दे दिया जाता है तो आप अवेल कर लें। उसके बाद फर्नीचर आप परचेज़ कर लें। फर्नीचर का जो बिल होगा, GST बिल आप बेसिकली बनवाएंगे, फर्नीचर के बिल को आप सबमिट कर दें आफ्टर 30 डेज़ का टाइम आपके पास है मोर ओवर। तो 30 दिनों के अंदर आप उस बिल को सबमिट कर दें, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट बताया कि आप प्रोबेशन पीरियड में फर्नीचर एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, फर्नीचर अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं। 1,80,000 रुपीज़ आपकी एलिजिबिलिटी है, एडवांस आपको मिलेगी। मिलने के बाद आप फर्नीचर परचेज़ करें, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। GST बिल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप बिल सबमिट करें। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट फर्नीचर। हाँ, जहाँ तक आपने बोला है वीडियो की बात, तो मैं बता दूँ कि फर्नीचर अलाउंसेस में कुछ बाइफर्केशन है कि इतने हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ले सकते हैं, इतने हम आपके फर्नीचर में ले सकते हैं, इतने सालों के बाद आपका मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये वीडियो मैं आपके लिए या आप सभी के लिए बना दूंगा। क्लियर? अदरवाइज मुझे लगता है कि शुरुआत में हमें कितना मिलेगा और कब मिलेगा, यही एक क्वेश्चन होता है अमूमन, तो स्पष्ट मैंने बता दिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं राज के पास। राज लिखा है, सर आई हैव डाउट इफ समवन अप्लाइड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब वाइल वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी, आफ्टर सम मंथ ही ज्वाइंड गवर्नमेंट जॉब and got selected in another government job, will relieving letter is enough if the previous government organization didn't gave the NOC but the job was applied while working in private company? Okay, इनका कहना है, राज का कहना ये है कि सर अगर मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है और वहाँ पे जॉब करते करते अगर मेरी सिलेक्शन किसी और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है, हालांकि जब मैंने फॉर्म भरा था वो उस समय भरा था जिस समय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो क्या रिलीविंग लेटर सफिशिएंट होगा या ना? तो यहाँ पे आप जाने, यहाँ पे 2 तरीके से मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो NOC इज़ नॉट रिक्वायर्ड। योर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिलीविंग लेटर जो आपने अगर दिखाया है, अगर आपने शो किया है कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सो एंड सो ईयर्स, तो फिर रिलीविंग लेटर प्राइवेट कंपनी की चाहिए फर्स्ट PSB या PSU में काम करते हुए। लेकिन अनदर PSU में भी आपका सिलेक्शन अगर हो गया, उस कंडीशन में क्या इस प्रीवियस PSB का हमें NOC चाहिए? आंसर इज नो, नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, देखिए NOC कब जरूरत होती है। सपोज आप पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं
एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आपने फॉर्म भर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उस कंडीशन में एनओसी चाहिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताना पड़ता है कि मैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म भरूं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि यस आप जा सकते हैं, गो अहेड, तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एनओसी। इस कारण से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो एनओसी इज कंपल्सरी। लेकिन जब आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थे और वहां पे काम करते हुए आपने फॉर्म भरा था, तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म यू वर इन प्राइवेट कंपनी, सो एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत क्लियर मैंने बता दिया है कि फ्रॉम वन पीएसबी टू अनदर पीएसबी एनओसी इज रिक्वायर्ड। लेकिन चूंकि आपने फॉर्म जिस समय भरा उस समय आप प्राइवेट कंपनी में थे और आपका सिलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं 5 में पीएसबी में हो गया, तो उस कंडीशन में एनओसी की जरूरत नहीं है, ओनली रिलीविंग लेटर विल बी सफिशिएंट। क्लियर? चले नेक्स्ट हम चलते हैं आपके अभिराज ने लिखा है, क्या सीनियरिटी बेसिस पर एसबीआई पीओ में प्रमोशन नहीं होता है जैसा कि अदर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस में होता है? जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज इनकम टैक्स ऑफिसर 8 to 10 ईयर्स में बन जाते हैं सीनियरिटी बेसिस पर बिना कोई एग्ज़ाम दिए। इस टाइप से बैंक में रूल नहीं है क्या? क्या बैंक में प्रमोशन लेने के लिए हमेशा एग्ज़ाम ही पास करना होगा? देखिए, बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो हमेशा से क्या होना चाहिए, तो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि बैंक में इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, इतनी तेज़ी से नए नए गाइडलाइन आते हैं, नए नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं कि आप अगर उन चीज़ों के दायरे में ना रहेंगे तो कुछ भी गलती हो सकती है। तो चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरी आपकी बेनिफिट किसी को भी दिला सकती है, इस कारण से अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अपडेटेड को देखते हुए जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी किया गया है फ्रॉम 0 to 1, दैट इज क्लर्कियल टू JMJS 1, फ्रॉम JMJS 1 to JMJS 2, फ्रॉम JMJS 2 to JMJS 3, to up to JMJS 3 एग्जामिनेशन इज कंपलसरी। ठीक है, फ्रॉम स्केल 4, 5 and onwards एग्जामिनेशन इज नॉट कंपलसरी। योर CDS स्कोर जो आपको रोल दिया गया था उसका जो अचीवमेंट आपने किया है वो स्कोर एंड इंटरव्यू इज ए गाइडलाइन। ठीक है, तो एज ए CBO आप अगर आ रहे हैं, एज ए JMJS 1 ऑफिसर आप अगर आ रहे हैं, तो 1 to 2 के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, 2 to 3 के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप स्केल 4 के लिए एलिजिबल होंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और CDS एंड इंटरव्यू पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अदर इनकम टैक्स की बात मैं नहीं करता हूँ, बैंक का अपना एक अलग दायरा, अलग गाइडलाइन है। तो यहाँ पे अप टू 3 के लिए आपको क्वालिफाई करना है, एग्जामिनेशन देना है, जो बैंक के सर्कुलर हैं अपडेट रहना है, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसको आपको समझना है। हाँ, सीनियर होने के बाद सीनियरिटी बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू तो हमेशा से रहेगा और CDS स्कोर आपका क्या होगा, तो एड ऑन होगा। क्लियर? आई होप कि मैंने आपके इस 4-5 क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान से भाषा में दिया है, आपको समझ में आया होगा। इतनी ही बात आपके आज के इस डाउट क्लियरिंग आपके कमेंट वाले सेक्शन में हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ होगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, डू एटलीस्ट लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। तो इतनी ही बात आज की क्लास में। नेक्स्ट मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट सेशन।